तो लास्ट क्लास में हमने बेसिक्स पढ़ा था। अभी हम उसके आगे चल रहे हैं, तो देखिएगा ध्यान से और कंसंट्रेशन बनाए रखें। हमने लास्ट क्लास में ये पढ़ लिया था कि इनकम टैक्स रेजिमा इंडिया में क्या है, कितने तरीके के टैक्स लगते हैं, इनकम टैक्स को समझने के लिए कौन सी 6 चीज़ों को समझना ज़रूरी है, वो सब हमने पढ़ लिया था। कुछ डेफिनेशन हमने पढ़ी, जिसके अंदर हमने पर्सन की डेफिनेशन पढ़ी। उसके अलावा हमने एसएससी के बारे में कुछ जाना, और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर रूल के बारे में भी जाना कि प्रीवियस ईयर रूल का मतलब क्या होता है। ठीक है, ये हम पढ़ चुके थे। राइट, आगे आ जाइए सर, आगे चल रहे हैं। आगे आ रहा है इनकम का सेक्शन कि सर ये इनकम क्या होती है। तो देखिए, बहुत से लोगों को एक डाउट इसमें रहता है, वो जरूर मैं बोलूँगा यहाँ पे। वैसे तो इनकम आप जानते हैं कि हम अगर कहीं से भी पैसा अर्न करते हैं तो उसे इनकम बोलते हैं। अच्छा, इनकम जो है वो सैलरी हो, हाउस प्रॉपर्टी हो, बिजनेस हो, कैपिटल गेन हो, अदर सोर्स हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तो उसका क्लासिफिकेशन है। बेसिकली इनकम क्या है कि जब आप कोई एक्टिविटी, कोई एफर्ट्स करते हैं और उसके बदले में आपको कुछ मिलता है, दैट इज कॉल्ड इनकम। अब यहाँ तो सर ये बताने वाली बात तो नहीं है, पर यहाँ पे एक चीज समझिए कि लॉस क्या होता है। बहुत से लोग कई जगह पे ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर यहाँ पे इनकम अगर होती तो जरूर आती, पर लॉस है तो यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, सेट ऑफ करते टाइम पे, क्लबिंग करते टाइम पे, ऐसी बहुत सी जगह हैं जहाँ पे बच्चे इस बात को लेके कंफ्यूज हो जाते हैं कि लॉस आएगा या नहीं आएगा। डन। तो क्लबिंग करते टाइम पे जैसे बच्चे की इनकम पेरेंट्स में जुड़ती है। अब एग्जामिनर थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता आपको, कहता है कि सर बच्चे ने कुछ तो कमाया और कुछ में उसको घाटा हो गया, क्लबिंग करके बताओ। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हमने क्लबिंग इनकम की तो पढ़ी थी, लॉस की तो पढ़ी नहीं, ऐसा क्या। तो मैं आपको यहीं पे क्लियर कर दूं कि लॉस नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। ठीक है, नाम एक ही होता है, इनकम। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव है तो हम इसे इनकम बोल देंगे, और अगर ये नेगेटिव है तो हम इसे नेगेटिव इनकम बोलते हैं, और इसी को आसान भाषा में लॉस बोला जाता है। इसी को आसान भाषा में क्या बोलते हैं, लॉस बोल देते हैं। तो आपको ये कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है ना कि सर कहाँ पे ये आएगा और कहाँ पे ये नहीं आएगा। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे इसका आना या ना आना हो। जहाँ पे भी इनकम आएगी लॉस ऑटोमेटिक आएगा, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। बोलो, बात समझ में आ गई? क्योंकि लॉस इज नथिंग, इट्स इज ए नेगेटिव इनकम ओनली, दैट्स इट। आगे आइए, कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम। कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम बहुत आसान सा है सर। आप एग्जाम में गलती क्या करते हैं वो थोड़ा सा सुनिए। हम गलती सर ये कर देते हैं कि हम इनकम टैक्स पढ़ते टाइम पे कॉमन सेंस में घुस जाते हैं कई बार। पर कई चीजें क्या होती है कानून में, कॉमन सेंस से ऊपर होती है, वहां पे कॉमन सेंस अप्लाई नहीं होता है। कैसे? एक बात बताइए, अगर एक आदमी एक किसी दूसरे आदमी का मर्डर कर देता है, ध्यान से सुनिएगा, तो क्या ये गलत है और उस आदमी को फांसी होनी चाहिए? बताइए। यस, बिल्कुल गलत है और फांसी होनी चाहिए। दूसरा, इस सीन समझिए, सर एक क्रिमिनल है और वो किसी आम आदमी को परेशान कर रहा था, बहुत खतरनाक रूप से परेशान कर रहा था। ठीक है, और खुद को बचाने के लिए उस आम आदमी ने उसको चाकू मार दिया। अब बताइए, क्या वो आम आदमी गलत है और उसको सजा होनी चाहिए? बोलिए। अब यहाँ पे हम क्या हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं या फंडामेंटली थोड़ा सा वीक हो जाते हैं। अरे एज पर लो तो दोनों ही मर्डर है ना। बताइए, एज पर लो तो दोनों ही मर्डर है, और दोनों ही केस में सजा तो होगी कि भाई ठीक है, मजबूरी में ही सही, पर आपके हाथ से मर्डर तो हुआ है, आपके हाथ से जान तो गई है। बताइए, कोर्ट छोड़ देगा क्या, सजा नहीं देगा क्या उसको? सजा तो देगा। तो वैसे ही गड़बड़ हम यहाँ कर देते हैं। कानून कानून के हिसाब से चलता है, इमोशन से नहीं चलता है। ठीक है, आप पढ़ते हैं, रूल्स याद रहते हैं, पर जैसे ही क्वेश्चन को एग्जामिनर ने थोड़ा सा रोटेट किया, आप इमोशनली होके बोलते हैं अरे नहीं नहीं ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ये तो नहीं होगा, तो वो गड़बड़ हो जाता है वहां पे। तो स्टिक रहिए कि जो कानून है सो कानून है। ठीक है, एक छोटी सी बात पूछता हूँ। एक इंसान ड्रग्स बेचता है, इलीगल, ठीक है, एक इंसान इलीगल ड्रग्स बेचता है, क्या उसको इनकम टैक्स देना होगा? एक इंसान इलीगल ड्रग्स बेचता है, क्या उसको इनकम टैक्स देना होगा?
बोलिए। कृष्णा कह रहे हैं नो। ओके, और बोलिए। एक इंसान इलीगल ड्रग्स बेचता है, क्या उसको टैक्स देना होगा? राहुल कह रहे हैं नो, कृष्णा कह रहे हैं नो। अब देखिए, आप हो गए इमोशनल। क्यों इमोशनल हो गए? ये गलती एग्जाम में होती है, मुझे पता है कि गलती क्या हो सकती है, इसीलिए मैं आपको सॉल्यूशन देने के लिए बैच चला रहा हूँ, ठीक है। हाँ, देखिए, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो लीगल बेच रहा है या इलीगल बेच रहा है। इनकम टैक्स को लीगल इलीगल थोड़ी करता है। इनकम टैक्स तो बोलता है भैया कमा रहे हो तो टैक्स भरो, कमा रहे हो तो टैक्स भरो। अगर इनकम टैक्स ये कहता है कि नहीं भैया इलीगल इनकम पे टैक्स नहीं लेंगे हम, तो फिर तो ये इसका मतलब आप इंकरेज कर रहे हो लोगों को कि भैया लीगल काम मत करो, इलीगल काम करो, ताकि तुम पे टैक्स नहीं लगेगा। समझ गए? तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम लीगल करते हो या इलीगल, इनकम टैक्स तो लगेगा, क्योंकि इनकम टैक्स इज ए टैक्स ऑन इनकम। इट डजंट मैटर कि वेयर इट्स कम फ्रॉम, कहाँ से ये आ रही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ गए बात को? आप अपने रिटर्न फाइल करते हैं, आप उसमें लिखते हैं सेल ऑफ ड्रग्स, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, बोला हाँ ठीक है इनकम आ रही है ना, लाओ टैक्स दे दो, खत्म बात। वो पुलिस देखेगी, क्रिमिनल प्रोसीजर जो है वो देखेगा, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। बोलो, आई बात सुने? वरना सोचो ब्लैक मनी फिर आती कहाँ से? ब्लैक मनी का कॉन्सेप्ट ही क्यों आता? इलीगल काम से ही तो ब्लैक मनी जनरेट होती है। समझ रहे हैं? दैट्स इट। तो इनकम कैन बी लीगल और इलीगल, कानून के हिसाब से चलिए, ठीक है, भावनाओं के हिसाब से नहीं। तो इनकम चाहे लीगल हो चाहे इलीगल हो, डजेंट मैटर, टैक्स लगेगा। कोई बोलता भैया मैंने किसी का मर्डर किया मुझे 5 लाख मिले, बोले भैया 5 लाख पे टैक्स लगेगा। समझ गए? अब बताओ मर्डर करना तुम्हारा पैसा है क्या है? बोलते सब पैसा है, मेरा तो काम है। बोले ठीक है बिजनेस हेड में डालो इसको उठा के। अब वहाँ पे इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, अरे ये तो गलत है भाई, इस पर टैक्स नहीं लगेगा। सीधा सिंपली क्या है भाई, बिजनेस है, लगाओ बिजनेस हेड में डालो इसको, ठीक है। कुछ खर्चा किया था? बोला हाँ सर चाकू खरीद के लाया था 500 रुपये का। बोले कोई नहीं, 4,99,500 रुपये इनकम में डालो इसका। समझ रहे हो बात को? यस। बोलो क्लियर है पॉइंट? तो इनकम कैन बी लीगल और इलीगल, रेगुलर और इरेगुलर। आपको हर महीने इनकम मिलती है या साल में एक बार ही कमाते हो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, टैक्स तो लगेगा। किस्तों में मिले, एक साथ मिले, टैक्स लगेगा, कोई मतलब नहीं है। कैश में मिले या काइंड में मिले, टैक्स लगेगा, हमें कोई मतलब नहीं है। एम्प्लॉयर कहता है कि भैया चेक ले जाओ सैलरी का, तो भी टैक्स लगेगा। एम्प्लॉयर बोलता है कि सैलरी का टैक्स चेक तो नहीं दूंगा, तुम एक काम करो राशन पानी ले जाओ मेरे से, तो भी टैक्स लगेगा। उससे क्या फर्क पड़ता है, पेमेंट कैसे हो रहा है। बोलो बात समझ में आ गई? तो ये बहुत ऐसे लगता है कि सर फाइनल में हम ये थोड़ी पढ़ेंगे। अरे पढ़ेंगे, क्यों नहीं पढ़ेंगे? जब हमें ये नहीं आता तो बिल्कुल पढ़ना चाहिए, अगर आता है तो फिर मत पढ़ो। ओके। एक लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें है, फिर अपन आगे चल रहे हैं, दैट इज ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या? इनकम मस्ट कम फ्रॉम आउटसाइड। इनकम अपने आप से कभी नहीं कमाई जाती है, इनकम कहीं बाहर से आनी चाहिए तो ही हमें उसे इनकम बोलना है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपनी जेब में से पैसे निकाले और बैंक में जमा करा दिए, क्या ये मेरी इनकम है? बताइए। मैंने जेब से पैसे, क्या ये मेरी इनकम है? नहीं है सर। अब मैंने बैंक से वापस पैसे निकाले, क्या ये मेरी इनकम है? नहीं सर, ये भी इनकम नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा ही पैसा है, हम ही इधर उधर कर रहे हैं। अब ये इतने छोटे से लॉजिक को अगर आप इनकम टैक्स में लगाते हो तो देखो कितनी चीजें क्लियर होती है आपकी। पहला पॉइंट, आपने बीएनपी के अंदर पढ़ रखा होगा कि प्रोप्राइटर को खुद की सैलरी अलाउड नहीं होती है बिजनेस में, पढ़ा है क्या? प्रोप्राइटर सैलरी नॉट अलाउड, पढ़ा है ऐसा बीएनपी में? यस। उसका लॉजिक यही है। क्यों? क्योंकि प्रोप्राइटर में देने वाला कौन? प्रोप्राइटर। लेने वाला कौन? प्रोप्राइटर। तो वो इनकम ही नहीं है। समझ पा रहे हैं? उसका लॉजिक नहीं पढ़ा आपने, आपने याद कर रखा है कि प्रोप्राइटर सैलरी अलाउड नहीं होती, पर क्यों नहीं होती? लॉजिक ये है, क्योंकि देने वाला भी प्रोप्राइटर, लेने वाला भी प्रोप्राइटर, तो सेम आदमी है। तो उसको जब इनकम ही नहीं मान रही तो खर्चा कैसे मानेंगे हम? इसलिए उसको अलाउड नहीं किया जाता है। दूसरा सुनिए, इंटरेस्ट ऑन प्रोप्राइटर कैपिटल अलाउड नहीं करते हम। क्यों? क्योंकि वहां पे भी वही सीन है, देने वाला भी प्रोप्राइटर, लेने वाला भी प्रोप्राइटर, इसीलिए हम उसको अलाउ नहीं करते हैं। उसका लॉजिक भी यही छुपा हुआ है। समझ पा रहे हैं? यस। खुद की बिल्डिंग का रेंट अलाउड नहीं होता। क्यों? क्योंकि देने वाले आप खुद ही हैं, लेने वाले आप खुद ही हैं।
तो इसलिए वो चीज़ें अलाउड नहीं होती है इस कॉन्सेप्ट की वजह से, राइट। ठीक है। कैपिटल गेन में बोला गया कि अगर एक होल्डिंग कंपनी अपनी 100% सब्सिडी कंपनी को कोई एसेट देती है तो उसे ट्रांसफर नहीं माना जाएगा और उस पर कैपिटल गेन नहीं लगेगा। पढ़ा है ना ऐसा? अगर एक होल्डिंग कंपनी अपनी 100% सब्सिडी कंपनी को कोई एसेट देती है या एसेट लेती है तो उस पर कैपिटल गेन नहीं माना जाएगा सेक्शन 47 से, उसको ट्रांसफर ही नहीं माना जाएगा। बताओ हाँ या ना? यस। तो उसका लॉजिक भी यही तो है, क्योंकि मालिक वही है दोनों की, होल्डिंग कंपनी 100% सब्सिडी कंपनी, दोनों कंपनी का मालिक तो एक ही है, तो इसलिए उनको ट्रांसफर नहीं माना जाता। तो ये बहुत बड़ा लॉजिक है, ठीक है, ये बहुत बड़ा एक लॉजिक है जो हमें अप्लाई करना होता है। बताइए यहां तक क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। आगे आ जाइए सर, चार्ज ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स का चार्जिंग सेक्शन है सेक्शन 4। इनकम टैक्स का सेक्शन 1 था इंट्रोडक्शन, जो स्कोप एंड एप्लीकेबिलिटी, सेक्शन 2 था डेफिनेशन, सेक्शन 3 में प्रीवियस ईयर को डिफाइन किया था, और अभी हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 4। सेक्शन 4 क्या कहता है? ये एक चार्जिंग सेक्शन है। चार्जिंग सेक्शन होने का मतलब ये सेक्शन हमें ये बताता है कि कौन सी इनकम इनकम टैक्स एक्ट में टैक्सेबल होगी और कौन सी नहीं होगी। इनकम टैक्स लगाने के लिए इनकम में क्या चीज़ें होना जरूरी है। तो सुनिए, इनकम टैक्स जो लगाया जाता है सर वो पर्सन पे लगाया जाता है, और उस पर्सन पे लगाया जाता है जिसकी इनकम हो। अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसकी इनकम है ही नहीं तो उसको इनकम टैक्स में चार्जेबल टू टैक्स नहीं किया गया है। दूसरी बात सर, इनकम टैक्स जो लगाया जाता है वो प्रिस्क्राइब्ड रेट के हिसाब से लगाया जाता है, ठीक है, और आपके रेजिडेंशियल स्टेटस के हिसाब से लगाया जाता है। यहाँ पे एक चीज़ और समझिए, आप पूरे वर्ल्ड की बात बता रहा हूँ, पूरे देश दुनिया में टैक्स जो लगाया जाता है दो बेसिस पे लगाया जाता है। एक बनाते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस के बेसिस पे, और दूसरा लगाते हैं सोर्स के बेसिस पे। किस पे? सोर्स बेसिस पे। दो बोलते हैं उसको, सोर्स बेस्ड टैक्स, और दूसरा बोलते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस बेस्ड टैक्स। मतलब क्या है इसका? समझिए, अगर मैं इंडिया में रहने वाला पर्सन हूं और इंडिया में अर्न कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और साथ साथ जवाब देना। मैं इंडिया में रहने वाला पर्सन हूं और इंडिया में इनकम अर्न कर रहा हूं, तो मेरा रेजिडेंशियल भी इंडिया में है और मेरी अक्रूवल ऑफ इनकम भी, सोर्स भी कहाँ पे? इंडिया में है। तो इसलिए मुझे टैक्स देना ही देना पड़ता है। बोलो हाँ या ना? अगर ये टॉपिक समझ लिया ना तो रेजिडेंशियल चैप्टर ही समझ में आ जाएगा, पूरा लॉजिक इसी में छुपा हुआ है, ठीक है। मैं इंडिया में रहने वाला हूं और मैं फॉरेन में इनकम कमाता हूं, ध्यान से समझिएगा। मैं इंडिया में रहने वाला हूं प्रॉपर और मैं फॉरेन से इनकम अर्न करता हूं, क्या मुझ पे इंडिया में टैक्स लगेगा? बोलिए। यस, बिल्कुल लगेगा। क्यों? रेजिडेंशियल स्टेटस के बेसिस पे, क्योंकि मैं इंडिया का रेजिडेंट हूं। क्या मुझ पे उस फॉरेन कंट्री में भी टैक्स लगेगा? बोलिए। बिल्कुल लगेगा। किस बेसिस पे? सोर्स बेसिस पे, क्योंकि कमा कहां से रहे हैं? उस कंट्री से कमा रहे हैं। तो इंडिया में टैक्स लग गया रेजिडेंशियल स्टेटस के बेस पे, और वहां पे टैक्स लग दिया सोर्स के बेसिस पे। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू सुनिए इसका, नहीं डिपेंड नहीं लगेगा, वहां पे टैक्सेबिलिटी है, ठीक है, वहां पे टैक्सेबिलिटी है सोर्स के बेसिस पे, ठीक है। वो बात अलग है कि हमारा डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट उस कंट्री के साथ हो ना हो, वो अलग मैटर है, वो बात की बात है, ठीक है। टैक्सेबिलिटी है। दूसरा पॉइंट सुनिए, कोई फॉरेनर है जो इंडिया में आके रहता है और इंडिया में कमाता है, इंडिया में आके रहने लग जाता है और इंडिया में कमाता है, तो उस पे उस इनकम पे टैक्स लगेगा? बिल्कुल, क्योंकि उसका रेजिडेंस भी फिलहाल इंडिया में है और उसका सोर्स भी इंडिया में है, ठीक है। कोई नॉन रेजिडेंट पर्सन, बाहर का रहने वाला, बाहर बैठ के इंडिया में कमाता है, तो क्या हम उससे टैक्स चार्ज करेंगे? बिल्कुल करेंगे, 100% करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भाई? इंडिया से कमा रहा है, ऐसे तो विदेश के सारे लोग इंडिया में काम करने लग जाएंगे और कमा कमा के ले जाएंगे, तो डेफिनेटली हम उससे टैक्स चार्ज करेंगे। पर किस बेस पे करेंगे? रहने वाला तो यहाँ का है ही नहीं वो, तो हम उससे सोर्स बेस पे टैक्स चार्ज करेंगे। समझ गए? तो ये जो रेजिडेंशियल स्टेटस में आप टेबल पढ़ते थे ना, वो इसी पे बेस्ड है, या तो रेजिडेंशियल स्टेटस बेस इनकम टैक्स और या सोर्स बेस, दोनों में से एक बेस पे आपके ऊपर टैक्स लगता है। समझ गए? इसीलिए बहुत सी इनकम ऐसी भी होती है जिन पे दो कंट्री में टैक्स लगने लग जाता है, एक कंट्री में स्टेटस के हिसाब से और दूसरी कंट्री में सोर्स के हिसाब से। हाँ, इंडिया में कमाएगा तो टैक्स देना ही देना है, चाहे आप रेजिडेंट हो, नॉन रेजिडेंट हो, ऑर्डिनरी नॉन ऑर्डिनरी कुछ भी हो,
भाई हमारे देश में कमा रहे तो टैक्स तो देना ही पड़ेगा। ओके डन। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि कहाँ पे कमाया और आपका स्टेटस क्या है, इन दोनों के हिसाब से पूरा टैक्सेशन चलता है। ओके आगे आ जाइए सर। सेक्शन 14 कहता है हेड्स ऑफ इनकम, जो आप जानते हैं कि इनकम टैक्स के हिसाब से इनकम को 5 हेड्स में बांटा गया है, जिनके नाम आपको पता है। जब हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो आपकी पांचों हेड की इनकम कैलकुलेट कर देंगे, और उसमें किसी और पर्सन की इनकम जिसको हम क्लबिंग कहते हैं वो अगर होनी है तो कर देंगे। अगर आपको एक हेड में प्रॉफिट एक में लॉस हुआ है तो उसका सेट ऑफ कर देंगे। तो फाइनली जो फिगर हमारे पास आएगी दैट इज कॉल्ड जीटीआई, ग्रॉस टोटल इनकम। इस जीटीआई में से कुछ डिडक्शंस बताई गई है आपको चैप्टर 6A में, अगर आप उसके लिए एलिजिबल है तो वो डिडक्शन दे देंगे, जो बचेगी वो होगी टोटल इनकम। इसी को हम टैक्सेबल इनकम के नाम से भी जान सकते हैं। बताइए जी, यहाँ तक कोई दिक्कत? एक बार बोल दीजिए यहाँ तक कोई डाउट। जहाँ तक कोई डाउट है तो बोल दो बेटा, फिर आगे चलते हैं। ओके नाउ टैक्स रेट, टैक्स रेट हम बाद में पढ़ेंगे सर, अभी नहीं पढ़ेंगे हम टैक्स रेट, जब असेसमेंट पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। ठीक है, अब आ जाइए हमारे सेकंड चैप्टर के ऊपर विच इज कॉल्ड रेजिडेंशियल स्टेटस। देखिए रेजिडेंशियल स्टेटस क्यों डिटरमाइन करते हैं, ये आपको हमारे पिछले पॉइंट की डिस्कशन से समझ में आ गया होगा कि सर अगर हमें पता नहीं होगा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सी इनकम पे टैक्स लगाएं और कौन से पे ना लगाएं। ठीक है, मैं रहने वाला हूँ इंडिया का, पर मेरी इनकम इंडिया से भी है, दुबई से भी है। ठीक है ओके सुनिए, तो सर रेजिडेंशियल स्टेटस का जवाब हमने अभी दिया कि सर जब तक हमें पता ही नहीं होगा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं हम कैसे डिसाइड करेंगे कि टैक्स चार्ज होना है। तो सुनिए, हमारे पास 3 लोग हैं, ऐसा समझिए आप, हमारे पास 3 लोग हैं यहाँ पे। एक पर्सन ऐसा है जो परमानेंटली इंडिया में रहता है, इंडिया के बाहर जाता ही नहीं है कभी। ठीक है, एक पर्सन ऐसा है जो घूमता फिरता रहता है, कुछ टाइम इंडिया में कुछ टाइम इंडिया के बाहर रहता है, और एक पर्सन ऐसा है जो मोस्ट ऑफ द टाइम इंडिया के बाहर ही रहता है। अगर हम इन तीनों का टैक्सेशन एक जैसा करेंगे तो क्या ये गड़बड़ हो जाएगी कि भाई सर ऐसा थोड़ी होता है, ये पूरे दिन इंडिया में रहता है तो भी आप उतना ही टैक्स लगा रहे हैं, और हम तो इंडिया में आते हैं कभी कभी है तो भी आप उतना ही टैक्स लगा रहे हैं। ठीक है, तो नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि इनका जो स्टेटस है वो हमें अलग अलग डिसाइड, इनकी कैटेगरी, आप स्टेटस को ऐसे मत बहुत कॉम्प्लिकेटेड मत करो, बहुत आसान समझो। हम इनको 3 कैटेगरी में रख रहे हैं, हमेशा इंडिया में रहने वाले, थोड़े टाइम बाहर जाने वाले, और ज़्यादा टाइम बाहर जाने वाले, ऐसे समझो आप। तो भाई जो हमेशा इंडिया में रहेगा मतलब इंडिया की सारी फैसिलिटीज उठाएगा, सारे फंडामेंटल राइट का इस्तेमाल करेगा, तो उसका हक बनता है कि वो टैक्स भी ज़्यादा दे। इसलिए हम इससे सबसे ज़्यादा टैक्स चार्ज करते हैं। सबसे ज़्यादा का मतलब बहुत सारी इनकम इस पर हम टैक्सेशन कर देते हैं स्टेटस के हिसाब से। जो थोड़े टाइम बाहर रहते हैं उस पर कुछ इनकम जो जिसका इंडिया से कोई लेना देना नहीं है, उस इनकम को हम उसके लिए टैक्स फ्री कर देते हैं। और जो मोस्टली इंडिया के बाहर ही रहता है, जिसको हम नॉन रेजिडेंट के नाम से जानते हैं, उस पे हम विदेश की इनकम पे टैक्स यहाँ पे नहीं ले सकते, क्योंकि सोर्स भी वहाँ है और रहने वाला भी वहीं का है, हमारा तो कोई लेना देना नहीं है। तो हम उस बंदे से टैक्स सिर्फ उस इनकम पे लेंगे जो उसने इंडिया में अर्न करी होगी या रिसीव करी होगी। ठीक है, तो फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि इन तीनों की कैटेगरी को डिसाइड कैसे करें। राइट, तो रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट, सबसे पहले क्या डिसाइड करेंगे कि आप रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट। जब हमें ये पता चल जाएगा कि आप रेजिडेंट हैं तो हम ये डिसाइड करेंगे कि आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। बट अगर आप नॉन रेजिडेंट हो गए तो फर्दर कुछ भी क्लासिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। बोलो क्लियर है पॉइंट? ओके, तो आगे बढ़ते हैं सर सेक्शन 6 के ऊपर। सबसे पहले हमारे इनकम टैक्स में 7 पर्सन है, जैसा हमने कल डिस्कस किया था, इंडिविजुअल, एचयूएफ, फॉर्म, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, कंपनी और लोकल अथॉरिटीज। हमें उन सब का रेजिडेंशियल स्टेटस पता करना है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है इंडिविजुअल का स्टेटस। तो सुनिए इंडिविजुअल का स्टेटस कैसे डिटरमाइन करेंगे। सर इंडिविजुअल का स्टेटस डिटरमाइन करने के लिए हमें एक बेसिक कंडीशन को देखना होगा कि उस इंडिविजुअल ने वो बेसिक कंडीशन फुलफिल की है या नहीं की है। क्या है बेसिक कंडीशन? ये कि एसएससी 182 डेज और उससे ज़्यादा इंडिया में रहना चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं कि इस 182 डेज को और बीएनपी के अंदर डेप्रिसिएशन के 180 डेज को आपस में क्या कर देते हैं, मिक्सअप कर देते हैं। ठीक है, वहाँ पे 182 लिख देते हैं, यहाँ पे 180 लिख देते हैं। ऐसा नहीं करना है, ध्यान रखिएगा, ये गलती हो सकती है, तो इसलिए इसको हाईलाइट रखिएगा कि रेजिडेंशियल स्टेटस के लिए 182 डेज की कैलकुलेशन हम देखते हैं। राइट,
तो अगर आप प्रीवियस ईयर के दौरान, जिस साल का आप स्टेटस निकाल रहे हैं उस साल के दौरान अगर आप इंडिया में 182 डेज या उससे ज़्यादा रहते हैं तो इसका मतलब बेसिक कंडीशन आपकी फुलफिल हो गई है। ठीक है, मैं आपको बता दूं यहाँ पे कंटिन्यूस रहने की जरूरत नहीं है। आप कुछ दिन इंडिया आते हैं, फिर बाहर चले जाते हैं, फिर इंडिया आ जाते हैं, फिर बाहर चले जाते हैं, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जिस दिन आप इंडिया पहुंचेंगे वो दिन भी इंडिया में काउंट होगा, जिस दिन आप इंडिया से निकलेंगे वो दिन भी इंडिया में काउंट होगा। ओके, ठीक है, आगे आ जाइए सर। अगर आप किसी रीजन से बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड करने में कैपेबल नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपको नॉन रेजिडेंट बना देंगे, हम आपको एक और मौका देंगे। उस मौके में क्या बोला गया है कि 60 डेज तो आपको प्रीवियस ईयर इंडिया में रहना है, मतलब जिस साल का स्टेटस निकाल रहे हैं उस साल आपको 60 दिन इंडिया में रहना ही रहना है कम से कम। ठीक है, और उसके पहले के 4 साल में 365 दिन आपको इंडिया में रहना है। तो अगर ये दोनों कंडीशन आप फुलफिल कर देते हैं तो कोई बात नहीं, हम मान लेंगे कि आपकी बेसिक कंडीशन पूरी हो गई है। ठीक है, तो इसका मतलब सर बेसिक कंडीशन के दो अल्टरनेट है, या तो 182 डेज और मोर इंडिया में रह जाओ, या फिर करंट ईयर में जो जिसके हम कैलकुलेशन कर रहे हैं उसमें 60 दिन और उसके पहले के 4 साल में 365 दिन इंडिया में रह जाइए, काम हो जाएगा। बताइए, क्लियर है पॉइंट? यहां तक बात समझ में आती है? ओके, अब यहाँ पे डाउट क्या क्रिएट हो जाता है सर? डाउट ये क्रिएट हो जाता है कि ये जो 60 दिन का ऑप्शन दिया गया है ना इसमें कुछ चेंज है, इसके कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन होने का मतलब क्या है कि कुछ सिचुएशन ऐसी है जहां पे ये कंडीशन हम नहीं लगाएंगे, कुछ सिचुएशन ऐसी है जहां पे ये हम 60 डेज वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई ही नहीं करेंगे। सर क्या है वो कंडीशन? सुनिए, अगर आप नौकरी करने के लिए विदेश से बाहर जा रहे हैं, अगर आप जॉब करने के लिए विदेश से बाहर इंडिया से बाहर विदेश जा रहे हैं तो आपके ऊपर ये 60 दिन वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? इसका लॉजिक सुनिए। सर मानिए कि मुझे विदेश में जॉब मिल गई और जॉब ऐसी है कि 9 महीने तो मुझे वहाँ काम करना है, फिर मुझे 3 महीने छुट्टी मिलेगी, फिर अगेन अगले साल मुझे 9 महीने काम करना है, फिर 3 महीने छुट्टी मिलेगी। अब जब मुझे छुट्टी मिलती है तो मैं इंडिया आ जाता हूँ और इंडिया में रहने लग जाता हूँ, तो मैं 90 दिन इंडिया में रहता हूँ, बाकी दिन विदेश में रहता हूँ। अब सोचिए, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ, वहाँ टैक्स भर रहा हूँ, पर वो 90 दिन इंडिया में रहने की वजह से मुझे इंडिया में भी टैक्स देना पड़ रहा है, तो डबल टैक्स लग रहा है मेरे ऊपर। तो उसको रोकने के लिए क्या बोला कि अगर जॉब वाले पर्सन हो तो भैया ये 60 दिन वाली सिचुएशन आपके ऊपर नहीं लगेगी, आपके ऊपर 182 डेज वाली ही सिचुएशन लगेगी। बोलो, बात समझ में आई? नेक्स्ट, क्रू मेंबर्स। अगर आप कोई शिप पे काम करते हैं, उसके क्रू मेंबर हैं, तो आपके ऊपर 60 दिन की कंडीशन नहीं लगेगी। इन दोनों के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन है बेसिक कंडीशन के नाम पे, और वो है 182 डेज और मोर इंडिया में रहना होगा। बताइए जी, सिर्फ बेसिक कंडीशन, अभी तक फिलहाल सिर्फ बेसिक कंडीशन की बात करें। समझ में आ गया क्या? कोई डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, ओके। अब सर सवाल ये है कि बेसिक कंडीशन तो हमने बहुत बार पढ़ी है सर, और हमें याद भी है, पर इम्पैक्ट पता है क्या आपको कि अगर मैं बेसिक कंडीशन फुलफिल करता हूँ, ठीक है, अगर मैं बेसिक कंडीशन फुलफिल करता हूँ तो क्या होगा और नहीं करता हूँ तो क्या होगा? अब आप कहेंगे सर 3 कंडीशन पूरी करोगे तो ऑर्डिनरी, वरना नॉन ऑर्डिनरी। नहीं, ऐसा नहीं जानना मुझे, मुझे सिर्फ बेसिक कंडीशन का इम्पैक्ट बताइए। अगर मैं बेसिक कंडीशन पूरी करता हूँ तो क्या होगा और नहीं करता हूँ तो क्या होगा, बस। भागने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना सा बता दो, अगर मैं बेसिक कंडीशन पूरी करता हूँ तो क्या होगा और नहीं करूंगा तो क्या होगा। एडिशनल कंडीशन से मुझे अभी कोई मतलब नहीं है फिलहाल। बताइए जी। रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी, ओके, और रेजिडेंट, ओके। तो सुनिए क्या इम्पैक्ट आता है। अब ऐसे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो सब समझ में आ जाएगा, सारा रट्टा मारने की कोशिश करेंगे एक बार में तो कुछ समझ नहीं आएगा। देखिए, सिर्फ बेसिक कंडीशन के इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं तो ऑर्डिनरी नॉन ऑर्डिनरी का नाम ही नहीं लेना आपको। ठीक है, आपको ये कहना है कि अगर बेसिक कंडीशन फुलफिल होती है तो आप क्या है? रेजिडेंट, और नहीं होती है तो नॉन रेजिडेंट। दैट्स इट, खत्म, बस। ऑर्डिनरी नॉन ऑर्डिनरी को बाद की बात है ना, अभी की थोड़ी बात है, वो तो बाद में काम आएगा। तो अभी सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है, अगर बेसिक कंडीशन फुलफिल होती है तो आप रेजिडेंट हैं, ठीक है, नहीं होती है तो आप नॉन रेजिडेंट हैं, बस, सिंपल।
ठीक है, ओके। तो सर ये ऑर्डिनरी नॉन ऑर्डिनरी क्या था, आएंगे अभी, उस पर भी आएंगे। और ऑर्डिनरी और नॉन ऑर्डिनरी जानने के लिए अब आपको एडिशनल कंडीशन पे आना पड़ेगा। तो मुझे बताइए, अगर किसी ने बेसिक कंडीशन ही पूरी नहीं करी तो क्या मुझे एडिशनल कंडीशन चेक करनी चाहिए? अगर किसी ने बेसिक कंडीशन फुलफिल नहीं करी तो क्या मुझे एडिशनल कंडीशन चेक करनी चाहिए? आंसर इज नो, नहीं करनी है। यहाँ पे आपकी डबल मेहनत बच जाएगी, यहाँ पे आपकी डबल मेहनत बच जाएगी। अरे क्यों करनी है भाई मुझे एडिशनल कंडीशन? क्योंकि जब बंदा नॉन रेजिडेंट हो गया, जब मुझे सुना, जब मुझे पता चला कि बंदे ने बेसिक पूरी नहीं करी, तो पूरी नहीं करी तो क्या हो गया, नॉन रेजिडेंट हो गया। अब नॉन रेजिडेंट अगर वो हो गया तो एडिशनल कंडीशन पूरी करने या ना करने से क्या फर्क पड़ेगा? एडिशनल कंडीशन तो सिर्फ काम ही इसीलिए आती है कि आप ऑर्डिनरी हो या नॉन ऑर्डिनरी, ठीक है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो या नॉन ऑर्डिनरी, ये जानने के लिए काम आती है। इसका इस्तेमाल क्या है, ऑर्डिनरी नॉन ऑर्डिनरी को पहचानना। पर जब तुम रेजिडेंट हो ही नहीं तो ऑर्डिनरी नॉन ऑर्डिनरी का कंसेप्ट तो खत्म ही हो गया ना। बताओ, कभी ऐसा सुना है ऑर्डिनरी नॉन रेजिडेंट या ऑर्डिनरी नॉन ऑर्डिनरी नॉन रेजिडेंट, ऐसा पढ़ा है कभी? नहीं, ऐसा कभी नहीं आता। तो इसलिए आपकी मेहनत यहीं पे कम हो जाएगी। पहली कंडीशन चेक कीजिए, अगर फुलफिल होती है तो एडिशनल चेक कीजिए, और अगर पहली कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो भूल जाइए, सीधा बोलिए नॉन रेजिडेंट, खत्म बात। ओके, तो ये अगर है फुलफिल होती है तो एडिशनल पे आइए, वरना भूल जाइए। चलिए एडिशनल पे चलते हैं। क्या कहता है एडिशनल? एडिशनल कहता है सर पिछले 10 साल में, जैसे आप इस साल का स्टेटस निकाल रहे हैं वैसे ही आपने पिछले साल भी निकाला होगा, तो पिछले 10 साल में आप 2 बार रेजिडेंट होने चाहिए। सुनिएगा ध्यान से, क्या बोला है इन्होंने, पिछले 10 साल में आप 2 बार रेजिडेंट होने चाहिए। ये नहीं बोला कि ऑर्डिनरी या नॉन ऑर्डिनरी होने चाहिए। इट मीन्स अगर मैं ऐसा कहूं कि पिछले 10 साल में 2 बार मुझे बेसिक कंडीशन पूरी करनी है तो चलेगा? अगर मैं इसकी जगह ऐसे बोलूं कि पिछले 10 साल में मुझे 2 बार बेसिक कंडीशन फुलफिल करनी है तो चलेगा? हाँ, क्योंकि बेसिक कंडीशन पूरी करने का मतलब रेजिडेंट, और हमें यही तो बोला रेजिडेंट होना है। यस, तो पहली एडिशनल कंडीशन ये है। दूसरी एडिशनल कंडीशन कहती है कि पिछले 7 साल, 7 साल कौन से, प्रीवियस ईयर से पहले के 7 साल, उसमें 730 दिन आपको इंडिया में रहना है। ठीक है, तो अगर ये दोनों कंडीशन एक साथ पूरी होती है तब तो मुझे फायदा है, ठीक है, और अगर नहीं होती है तो मुझे कोई मतलब ही नहीं है। जैसे अगर बी एंड सी, ए एंड बी है ना, तो ए एंड बी दोनों एडिशनल कंडीशन अगर पूरी हो जाती है तो हम बन जाते हैं ऑर्डिनरी रेजिडेंट। हम क्या बन जाते हैं, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, क्योंकि बेसिक तो पहले ही पूरी हो चुकी थी और अब एडिशनल भी पूरी हो गई, तो हम बन जाते हैं ऑर्डिनरी रेजिडेंट। बट अगर एडिशनल में से दोनों पूरी नहीं होती या कोई भी एक पूरी नहीं होती है तो हम बन जाते हैं नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट, क्योंकि रेजिडेंट तो हो चुके हैं, रेजिडेंट होने का तो हम हमसे कोई छीन ही नहीं सकता। अगर आपने बेसिक कंडीशन पूरी कर दी तो अब आपको कोई ये नहीं बोल सकता कि आप रेजिडेंट नहीं हो, वो तो आप बन गए। बोलो, बात समझ में आ गई? तो फाइनली अगर आप बेसिक प्लस एडिशनल दोनों पूरी करते हैं तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट, बेसिक प्लस एडिशनल में कुछ या कुछ नहीं करते हैं तो नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और अगर बेसिक ही पूरी नहीं करते हैं तो नॉन रेजिडेंट। बोलिए, क्लियर है पॉइंट? ओके, आगे। अब लास्ट 2 साल पहले क्या किया गया था, इसमें एक अमेंडमेंट डाल दिया, और वो अमेंडमेंट ऐसा डाला कि सब की हालत खराब हो गई, समझ ही नहीं पाए, कोई पता नहीं क्या है, पर बहुत आसान अमेंडमेंट है। सुनिए, देखिए बहुत से पर्सन ऐसे हैं जो इंडियन ओरिजिन के हैं। समझते हैं आप इंडियन ओरिजिन का मतलब क्या होता है? इंडियन ओरिजिन के पर्सन उनको बोला गया है जो जिनका ओरिजिन इंडिया से हुआ है। ओरिजिन इंडिया से होने का मतलब उसके पेरेंट्स, पेरेंट्स मतलब माता या पिता दोनों, नहीं नहीं नहीं, हिंदू अनडिवाइडेड अलग है बेटा, हिंदू अनडिवाइडेड बिल्कुल अलग है। यहाँ पे इंडियन ओरिजिन का मतलब क्या है? इंडियन ओरिजिन का मतलब यहाँ पे ये है कि कोई पर्सन जिसका जो ओरिजिन है, उद्गम जो है वो इंडिया से हुआ है, मतलब उसके पेरेंट्स या उसके ग्रैंड पेरेंट जो है वो अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए थे 1947 से पहले। अनडिवाइडेड का मतलब 1947 से पहले।
समझिए। तो मानिए कि मिस्टर एक्स हैं, उनका जन्म 1940 में हुआ था इंडिया में, ठीक है। 1950 में वो यूएस चले गए। अब उनके वहाँ पे उनका बेटा पैदा हुआ, तो वो बेटा जो है वो इंडिया का तो वैसे तो नहीं है, क्योंकि उसका जन्म यूएस में हुआ है, पर उसको कहेंगे इंडियन ओरिजिन का। उसको क्या कहेंगे? भारतीय मूल का, मतलब इंडियन ओरिजिन का, क्योंकि उसके पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए थे। आई बात समझ में? तो बहुत से लोग ऐसे हैं जनरल रूटीन लाइफ में, आप अगर थोड़ा फोकस करेंगे तो, जो इंडियन ओरिजिन के हैं। जैसे गूगल कौन संभाल रहा है अभी? हाँ जी, गूगल कौन संभाल रहा है? सुंदर पिचई। तो सुंदर पिचई जो है वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, मतलब वो इंडिया से बिलोंग करते हैं, उनकी जो फैमिली थी वो इंडिया में बसती थी पहले, ठीक है। सुंदर पिचई। सुनीता विलियम्स नाम सुना है, एस्ट्रोनॉट? यस, वो भी क्या है? इंडियन ओरिजिन है। आप नाम भी देखना थोड़ा सा, इनके नाम कुछ ऐसे मिलेंगे कि इंडियन नाम है, सरनेम जो है वो फॉरेन का है। सुंदर पिचई, सुनीता विलियम्स, ठीक है। तो ये सब लोग क्या है? इंडियन ओरिजिन के पर्सन हैं। अब मानिए कि ये लोग इंडिया में घूमने आते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये लोग इंडिया आते हैं, इनका इंडिया से प्रेम है, इंडिया में घूमने आते हैं, और इंडिया में आते हैं, आप इनको पकड़ के बोलते हैं कि भैया तुम रेजिडेंट हो गए, लाओ तुम्हारी फॉरेन इनकम पे टैक्स दो। तो ये तो आना ही बंद कर देंगे, बताओ, कर देंगे ना? ये तो इंडिया आना ही बंद कर देंगे। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि किसी पे बेवजह का टैक्स ना लगे, एक अमेंडमेंट किया गया। क्या अमेंडमेंट किया गया वो सुनिए, ये रहा, यहाँ पे मैंने दे रखा है कि सर अगर कोई इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है जो कि बाहर रहता है और इंडिया घूमने आना चाहता है, ठीक है, तो स्पेशली उसके लिए क्या बोला गया? उसके लिए सुनिए कि अगर उसकी जो इनकम है वो 15 लाख से ज़्यादा है, उसकी जो इनकम है, टोटल इनकम जो है वो 15 लाख से ज़्यादा है, अदर देन फॉरेन सोर्स को शामिल नहीं करना है। तो ऐसी इनकम अगर उसकी 15 लाख से ज़्यादा है, तो उसके लिए वो जो 60 दिन वाली सिचुएशन थी ना, 60 + 3 65, उसको हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। उसको चेंज क्यों कर रहे हैं थोड़ा सा? इसलिए कि सर सुंदर पिचई जी आए, है ना, घूमने के लिए आए इंडिया, साल में 3-4 बार आ गए, उनके डेज काउंट हो गए सर 60 से ज़्यादा। तो हमने उनको बोला कि साहब आप तो बेसिक कंडीशन में आ रहे हो, आपको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। तो बोला कि नहीं, ये तो गलत बात है। तो इस 60 दिन को बढ़ा के आपके लिए कितना किया गया? 182 डेज। इन 60 डेज को बढ़ा के कितना किया गया? 182 डेज। समझ रहे हैं? हाँ सॉरी, 120 डेज। तो 120 करने का मतलब क्या हो गया कि ऐसा इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो विदेश में रहता है और इंडिया घूमने आता है, तो उसके लिए 60 + 365 नहीं होगा, उसके लिए 120 + 365 होगा। और वो भी कब? जब उसकी टोटल इनकम 15 लाख से ज्यादा हो। बताओ, बात समझ में आ गई? बोलो, बात समझ में आ गई? यस। और सर 15 लाख से ज्यादा ना हो तो भाई अगर 15 लाख से ज्यादा नहीं है, ठीक है, डज नॉट एक्सीड 15 लाख, तो इन दैट केस उसके ऊपर 60 वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं लगेगा, ठीक है। फिर उसके ऊपर 60 वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं लगेगा, बात खत्म। समझ गए? तो बहुत सिंपल सा है कि हमने यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे वापस दिखाता हूँ, एक्सेप्शन पढ़े, 2 एक्सेप्शन, ऐसे लोग जो इंडिया के बाहर जॉब के लिए जा रहे हैं और ऐसे लोग जो क्रू मेंबर हैं, उन पे 60 दिन का कॉन्सेप्ट नहीं लगता। उसी में ऐड कर लीजिए कि अगर कोई नॉन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन या इंडियन सिटीजन इंडिया घूमने आता है और उसकी इनकम 15 लाख से ज़्यादा नहीं है, तो उस पर भी ये कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, 60 दिन वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं लगेगा, बात खत्म। ओके। और अगर इनकम 15 लाख से ऊपर है तो 60 की जगह 120 दिन हो जाएंगे। बोलिए, समझ में आ गया पॉइंट? कोई डाउट है तो बोलिए। आगे देखते हैं। आगे एक सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया, नया सेक्शन था, ठीक है, पहले नहीं था ये, अभी जब ये एक्सेप्शन डाला गया उसी टाइम पे इसको भी डाला गया। क्या? बहुत ही मजेदार सेक्शन है, डीम्ड रेजिडेंट। डीम्ड रेजिडेंट क्या कहता है? गवर्नमेंट ने देखा कि कुछ लोग ऐसे घूम रहे हैं ना, बोले कि तुम इंडिया के रेजिडेंट हो? बोलते सर कंडीशन के हिसाब से तो नहीं हूँ। अच्छा ठीक है, इंडिया के रेजिडेंट नहीं हो, अब रेजिडेंट नहीं हो तो हम तुमसे टैक्स भी नहीं ले सकते ना। बोले चलो ठीक है, तुमसे तो टैक्स नहीं ले सकते। फिर पूछा किसी और कंट्री में रेजिडेंट हो? बोलते सब तो किसी भी कंट्री में नहीं हूँ मैं तो। उन्होंने कहा अच्छा, मतलब इसका मतलब तो तुम पे टैक्स ही चार्ज नहीं हो रहा।
चलो तुम हमारे यहाँ पे डीम्ड रेजिडेंट तुम यहाँ हमारे यहाँ पे क्या हो, आपसे डीम्ड रेजिडेंट हो, तो लाओ टैक्स दो हमें, है ना। बहुत ही अजीब सा और फनी सा सेक्शन है। क्या, सुनिए कि सर अगर कोई सिटीजन ऑफ इंडिया है, ठीक है, और जिसकी टोटल इनकम 15 लाख से ज़्यादा है, अभी जो हम बात कर रहे थे ना उसी वाली कैटेगरी में, पर वो 60 डेज और 120 डेज वाली कोई कंडीशन फुलफिल करता ही नहीं है, डज नॉट सेटिस्फाई एनी बेसिक कंडीशन, वो कोई बेसिक कंडीशन ही पूरी नहीं करता। अब बेसिक पूरी नहीं करता तो हमारे कानून के हिसाब से ओके। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा, गवर्नमेंट ने क्या बोला कि सर, ठीक है, गवर्नमेंट ने क्या बोला कि सर आप अगर कहीं टैक्सेबल नहीं है, ठीक है, आपके रेजिडेंशियल स्टेटस की वजह से, क्योंकि आपने ऐसा सेट कर रखा है 60 दिन इंडिया में, 60 दिन दूसरी कंट्री में, फिर दूसरी में, फिर चौथी कंट्री में, ऐसे आप रोटेट करते रहते हैं, तो आप किसी कंट्री में रेजिडेंट ही नहीं हो पा रहे, तो रेजिडेंस के बेसिस पे किसी कंट्री में आपके ऊपर टैक्स ही नहीं लग रहा। तो गवर्नमेंट ने बोला अगर अगर ऐसी सिचुएशन बनेगी तो हम उस पर्सन को इंडिया में रेजिडेंट मान लेंगे, ठीक है। और कौन सा रेजिडेंट मानेंगे, नॉन ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी तो नहीं मान सकते, पर नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट हम उसको मान लेंगे। आगे बात समझ में। तो ये डीम्ड रेजिडेंट का कॉन्सेप्ट आ गया है। चलिए, ये कुछ कॉमन पॉइंट्स लिखे हैं, आप देख लीजिएगा इसको, ठीक है। वैसे मैंने बता दिए हैं कि आने जाने का दिन इंडिया में काउंट होगा, पर रेगुलर रहना जरूरी नहीं है, वगैरह वगैरह, ओके। आगे हमने कॉन्सेप्ट ये आपको समझा दिया है कि कौन सी कंडीशन को फुलफिल करने से क्या होगा। बेसिक कंडीशन फुलफिल करी तो रेजिडेंट, नहीं करी तो नॉन रेजिडेंट। अगर रेजिडेंट बन गए तो फिर बी एंड सी मतलब कि एडिशनल कंडीशन चेक कीजिए, वो फुलफिल होती है तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और वो फुलफिल नहीं होती है तो नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। इस तरीके से ये पूरा आपका इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट और लंबा यही है, उसके बाद तो छोटे छोटे हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का अगर रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करना हो तो कैसे होगा। अब समझिए, इंडिविजुअल के अलावा जितने भी हमारे SSC है उसमें एक से ज़्यादा लोग होते हैं, जैसे फॉर्म एक से ज़्यादा लोग होते हैं, AOP एक से ज़्यादा लोग होते हैं, BOI एक से ज़्यादा लोग होते हैं, HUF एक से ज़्यादा लोग होते हैं, कंपनी एक से ज़्यादा लोग होते हैं, तो बाकी जितने भी SSC हैं उसमें एक से ज़्यादा पर्सन्स इन्वॉल्व होते हैं। जब एक से ज़्यादा पर्सन इन्वॉल्व होते हैं तो हम किसी पर्टिकुलर पर्सन के रहने के हिसाब से स्टेटस डिटरमाइन नहीं कर सकते, राइट। तो सुनिए, HUF के अंदर बेसिक कंडीशन क्या है। बेसिक कंडीशन यहाँ पे बोलती है कि सर जो कंट्रोल और मैनेजमेंट है वो इंडिया में होना चाहिए, चाहे पूरा का पूरा इंडिया में हो चाहे पार्सली इंडिया में हो, बट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट शुड बी इन इंडिया, ठीक है। हमने कहा ओके, कंट्रोल मैनेजमेंट इंडिया में हो जाएगा सर, आगे बोलिए। तो बोला सर अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया में है तो आपकी HUF जो है वो क्या बन जाएगी, रेजिडेंट बन जाएगी। HUF क्या बन जाएगी, रेजिडेंट, ठीक है। और अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया में बिल्कुल भी नहीं है तो आपकी HUF क्या बन जाएगी, नॉन रेजिडेंट। सेम कॉन्सेप्ट इंडिविजुअल वाला लगाना है कि अगर बेसिक कंडीशन फुलफिल होती है तो आगे की बात करेंगे, और अगर बेसिक कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो आगे की कोई बात ही नहीं करेंगे, ओके। ठीक है, ओके, डन। आगे चलिए, एडिशनल कंडीशन। एडिशनल कंडीशन अगेन ये डिसाइड करने के लिए कि आपकी जो HUF है वो ऑर्डिनरी है या नॉन ऑर्डिनरी। सेम कंडीशन जो इंडिविजुअल में पड़ी थी, 10 साल में 2 बार रेजिडेंट होना, 7 साल में 730 दिन रहना। अब रहना ये वर्ड थोड़ा अजीब लगता है अगर हम HUF के लिए बात करें कि सर HUF कैसे रह सकती है कहीं पे, तो ध्यान से सुनिए, ये दोनों कंडीशन HUF को फुलफिल नहीं करनी है, ये कंडीशन कर्ता को फुलफिल करनी है, ठीक है। कर्ता के हिसाब से HUF के स्टेटस पे फर्क पड़ेगा, समझ रहे हैं बात को। तो पहली कंडीशन HUF को खुद को फुलफिल करनी है कंट्रोल मैनेजमेंट की, और एडिशनल कंडीशन आपको खुद को फुलफिल करनी है एज ए कर्ता, ठीक है। अगर कर्ता दोनों एडिशनल कंडीशन फुलफिल करता है तो फिर उसको क्या बोल देंगे हम, HUF को ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और अगर कर्ता एडिशनल कंडीशन फुलफिल नहीं कर पाता है तो HUF क्या बन जाएगी, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ओके। तो कॉन्सेप्ट जो है ना ये सेम लगेगा, देखो यहाँ पे बेसिक कंडीशन HUF की बात कर रहा हूँ, HUF ने अगर बेसिक कंडीशन फुलफिल करी तो HUF क्या है, रेजिडेंट।
नहीं करी तो क्या है, नॉन रेजिडेंट। अगर कर्ता ने एडिशनल कंडीशन फुलफिल करी तो एचयूएफ क्या है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, वरना एचयूएफ क्या है, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। इस तरीके से समझना है। बताइए एचयूएफ के स्टेटस तक कोई डाउट? नहीं है, आगे बढ़िए सर। एओपी, बीओआई और फॉर्म तीनों का स्टेटस एक साथ पढ़ेंगे हम, क्योंकि तीनों में एक कॉमन पॉइंट है। तीनों में कॉमन पॉइंट सर ये है कि तीनों में ही ग्रुप ऑफ पर्सन, 2 या 2 से ज्यादा लोग होते हैं। ठीक है, तो 2 या 2 से ज्यादा लोग जब होते हैं और सबका इक्वल इंपॉर्टेंस है, यहाँ पे सबका इक्वल इंपॉर्टेंस है। एचयूएफ में तो क्या होता था, कर्ता का इंपॉर्टेंस अलग था और बाकी मेंबर्स का इंपॉर्टेंस अलग था, इसलिए हमने कर्ता के डेज काउंट कर लिए। पर एओपी, बीओआई और फॉर्म, इसमें सारे लोग एक समान हैं और सबका इक्वल इंपॉर्टेंस है, इसलिए हम किसी पर्टिकुलर पर्सन के डेज काउंट नहीं कर सकते। और जब हम किसी पर्सन के डेज काउंट नहीं कर सकते, ये याद रखना, ये ट्रिक है, मैंने बोला था ना ट्रिक बताऊंगा, तो ये एक ट्रिक है। अगर आप डेज काउंट नहीं कर सकते तो ऑर्डिनरी और नॉन ऑर्डिनरी का कंसेप्ट भूल जाइए। ऐसा कोई भी स्टेटस जिसमें आप डेज की काउंटिंग नहीं कर पाएंगे, वहां पे ऑर्डिनरी और नॉन ऑर्डिनरी का कंसेप्ट आप बिल्कुल भूल जाइए, उसका कोई लॉजिक ही नहीं है। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पे भी काम आएगी, कंपनी में भी काम आएगी। ठीक है, तो वहां पे ऑर्डिनरी और नॉन ऑर्डिनरी का कंसेप्ट होता ही नहीं है। ठीक है, तो सही है। एओपी और बीओआई में सिर्फ एक कंडीशन देखनी है कि कंट्रोल और मैनेजमेंट कहाँ हो रहा है। अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया में हो रहा है, अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली और पार्टली, मतलब थोड़ा सा भी अगर इंडिया में हो रहा है, तो आपकी एओपी, बीओआई और फॉर्म क्या बन जाएगी, रेजिडेंट। और अगर पूरा का पूरा कंट्रोल ही इंडिया से बाहर हो रहा है, तो ये क्या बन जाएगी, नॉन रेजिडेंट। बोलो बात समझ में आई? बोलिए जी, बात समझ में आ गई? तो एओपी, बीओआई का सबसे छोटा रेजिडेंशियल स्टेटस होता है। नेक्स्ट आ जाओ बेटा, कंपनी की बात करते हैं। कंपनी में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये आपको ध्यान रखनी है, एमसीक्यू अगर आता है तो इसी पे आता है। क्या कि सर इंडियन कंपनी जो होती है वो हमेशा रेजिडेंट होती है, चाहे उसका जो कंट्रोल है वो कहीं से भी हो रहा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे 100%, जैसे कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर क्या बोलेगा, ए लिमिटेड एक इंडियन कंपनी है और उसका पूरा का पूरा कंट्रोल 100% कंट्रोल अमेरिका से होता है, तो स्टेटस बताइए। अब आपके दिमाग में बैठा दिया उसने कि 100% कंट्रोल अमेरिका से है, तो आपको लगेगा फिर इंडिया में क्या मतलब है, तो सर नॉन रेजिडेंट हो गया। पर ऐसा नहीं करना है, ध्यान रहे अगर कंपनी इंडिया में रजिस्टर्ड है तो रेजिडेंट ही होगी, डजंट मैटर उसका कंट्रोल कहां से हो रहा है। बोलिए बात समझ में आई? ओके, फॉरेन कंपनी की बात करते हैं। सर फॉरेन कंपनी को अगर हम इनिशियली देखेंगे, फॉरेन कंपनी को अगर हम इनिशियली देखेंगे, नो डाउट नॉन रेजिडेंट लगेगी हमको, और होती भी नॉन रेजिडेंट ही है। बट अगर उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, अगर उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में है तो उसको हम रेजिडेंट बोल देंगे, और अगर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में नहीं है तो नॉन रेजिडेंट बोल देंगे। तो ये कंपनी का स्टेटस है, बहुत आसान है। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, इंडियन कंपनी में कुछ मत सोचिए, वो हमेशा रेजिडेंट ही है। फॉरेन कंपनी में अगर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में है तो रेजिडेंट, और नहीं है तो नॉन रेजिडेंट, दैट्स इट। बोलिए क्लियर है? Done. आगे आ जाइए सर। तो ये था रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करना। आप कहेंगे सर आपने कहा था कि 7% का स्टेटस डिटरमाइन करना है, पर हमने तो किया ही नहीं। तो सुनिए, हमने किसका नहीं किया, हमने एक लोकल अथॉरिटी का नहीं किया, ठीक है, एक आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन का नहीं किया, बाकी सबका तो कर लिया ना। यस, अब ये दोनों कभी नॉन रेजिडेंट हो ही नहीं सकते। ये दोनों कभी नॉन रेजिडेंट हो सकते हैं क्या? हमारा जेडीए, नगर निगम, म्युनिसिपैलिटी कभी नॉन रेजिडेंट हो सकते हैं? नहीं। हमारे आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन्स, ठीक है, जो कि इंडिया के कानून के तहत बने हैं, क्या वो नॉन रेजिडेंट हो सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकते। समझ गए? तो इसलिए देखने की जरूरत ही नहीं है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, हम क्यों नहीं पढ़ते इनका स्टेटस, क्योंकि ये कभी नॉन रेजिडेंट होते ही नहीं है। ओके, डन। तो सर हमने ये तो फाइनली पता लगा लिया कि कौन रेजिडेंट है, कौन नॉन रेजिडेंट है, कौन ऑर्डिनरी है, कौन नॉन ऑर्डिनरी है। नाउ अब चलते हैं हम सेक्शन 7 के ऊपर। इसको भी मैं थोड़ा सा समझाता हूँ। देखो, इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ा है ना आपने, आईडीटी। आईडीटी में जीएसटी पढ़ा होगा, जीएसटी में आपने प्लेस ऑफ सप्लाई पढ़ा होगा, पढ़ा है क्या? प्लेस ऑफ सप्लाई पढ़ा है, टाइम ऑफ सप्लाई पढ़ा है,
पढ़ा होगा। तो प्लेस ऑफ सप्लाई मतलब कि कहाँ पे काम हुआ, टाइम ऑफ सप्लाई कब काम हुआ, ठीक है, पढ़ा ना ये, यस। तो समझिए कि वहां पे टैक्स कहाँ लगेगा, राजस्थान में, दिल्ली में, हरियाणा में, गुड़गांव में कहाँ लगेगा, वो देखने के लिए हम टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई देखते हैं, ठीक है। वैसे ही इनकम टैक्स कहाँ लगेगा ये जानने के लिए भी हम तीन चीजें देखते हैं। पहला रेजिडेंशियल स्टेटस, दूसरा प्लेस ऑफ अक्रूवल, प्लेस ऑफ अक्रूवल, और तीसरा प्लेस ऑफ रिसिप्ट, ठीक है। हालांकि अपन पढ़ाते हैं अलग शब्दों से हैं, पर लॉजिक यही है कि प्लेस ऑफ अक्रूवल और प्लेस ऑफ रिसिप्ट भी हमें देखना होगा, फिर ही हम बता पाएंगे कि इंडिया में टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा, समझ गए। तो सुनिए, सेक्शन 7 बात कर रहा है प्लेस ऑफ रिसिप्ट की, कि इनकम मिली कहाँ, तो इसमें सिर्फ एक लाइन याद कर लो, दैट्स इट, और वो है फर्स्ट रिसिप्ट। इंडिया में हम उसी इनकम को मानेंगे जिसकी पहली रिसिप्ट इंडिया में हुई हो। पहली रिसिप्ट इंडिया में होने का मतलब है कि आपको पैसा फर्स्ट टाइम जब मिल रहा है दैट शुड बी इन इंडिया, तब तो हम उसको इंडिया में मिला हुआ मानेंगे। अगर आपको पैसा कहीं और मिला फिर आपको उसको इंडिया भेजना है तो उसको हम इंडिया में मिला हुआ नहीं मानेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप दुबई में जॉब करते हैं, आपका एम्प्लॉयर आपको पैसे देता है, वो पैसे ऐसे कैसे आप पूरा अपनी फैमिली को इंडिया में भेज देते हैं। तो सवाल ये आता है कि बताइए कहाँ मिला, प्लेस ऑफ रिसिप्ट क्या है, बताइए, डिसाइड कीजिए प्लेस ऑफ रिसिप्ट क्या है। आप दुबई में जॉब करते हैं, आपको वहां पे सैलरी मिली, आपने ऐसे कैसे पूरी सैलरी इंडिया में अपने फैमिली को भेज दी, तो प्लेस ऑफ रिसिप्ट क्या है, बताइए। तो प्लेस ऑफ रिसिप्ट है बेटा दुबई, प्लेस ऑफ रिसिप्ट क्या है, दुबई। अरे मैंने क्या बोला, दोबारा सुनिए, कि आपको दुबई में सैलरी मिली, आपने ऐसे कैसे पूरी सैलरी इंडिया में भेज दी, तो दुबई हुआ ना, मिली फिर भेजा आपने, ऐसा थोड़ी है कि इंडिया में मिला, नहीं। दूसरा सुनिए, आपको पूरी की पूरी रिसिप्ट मिलनी थी दुबई में, आपने अपने एम्प्लॉयर से कहा कि सर एक काम करो मुझे मत दो, आप ये पैसा मेरा इंडिया के अकाउंट में डाल दो, इंडिया में मेरी फैमिली है उसके अकाउंट में डाल दो। इन दैट केस अब बताइए पैसा कहाँ मिला, इंडिया। अब इंडिया में मिला क्योंकि हमने लिया नहीं, हमने सीधा ही वहीं से उनको बोल दिया इंडिया में देने को, तो फर्स्ट रिसिप्ट कहाँ हुई, इंडिया में। तो जब हम लेके भेजते हैं उसको बोलते हैं रेमिटेंस, रेमिटेंस यहाँ पे कवर नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, ओके। तो बस इतना सा ध्यान रखना है इसमें, ज़्यादा नहीं। बोलिए क्लियर है ना। आप क्या करते हो, किसी भी पॉइंट को पढ़ते हैं तो उसमें सब चीज़ें याद करने की कोशिश करते हैं, इसीलिए वो कॉन्सेप्ट फिर याद नहीं रहता है या मिक्सअप हो जाता है। आपको यहाँ पे सिर्फ इतना याद रखना है सेक्शन 7 में कि किसी इनकम को इंडिया में मिला हुआ तब माना जाएगा जब उसकी पहली रिसिप्ट इंडिया में हुई हो, ठीक है। इसी में एक कॉन्सेप्ट आया डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। सर ये क्या है, देखिए, हाँ इंटर फाइनल दोनों कवर हो जाएंगे इसमें ना। इंटर में कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है जैसे कि बेसिक रेजिडेंशियल, फिर बीएनपी, कैपिटल गेन, ये मैं इंटर वाले पोर्शन में थोड़ा सा ढंग से लूँगा, ठीक है, थोड़ा सा मतलब ज़्यादा अच्छे से लूँगा, और बाकी को एकदम ऊपर से पढ़ेंगे। जैसे अभी नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है सैलरी, सैलरी को अपन बहुत लाइटली पढ़ेंगे, ठीक है। एचपी को बहुत लाइटली पढ़ेंगे, ठीक है। हमारी जो स्ट्रेटेजी रहेगी फाइनल के कोर्स को कवर करने का, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि जब मैं आपको असेसमेंट पढ़ा रहा हूँ तब आप कहें अरे सर सैलरी में क्या था, एचपी में क्या था, हमें तो याद ही नहीं है, समझ रहे हैं, तब तो फिर मज़ा ही नहीं आएगा ना उसका। तो इसलिए बेसिक रेजिडेंशियल स्टेटस, बीएनपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज, सेट ऑफ एंड क्लबिंग, ये चैप्टर मैं थोड़ा ठीक से लूँगा इंडिया इंटर वाले लेवल का, और उसके बाद फाइनल वाले लेवल पे आएंगे हम, राइट। और बचे जैसे रेजिडेंस, सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है, और बाद में जो टीडीएस डिडक्शंस वो हम लाइटली देंगे, ओके डन। तो सुनिए आ गया डीम्ड रिसीव्ड। डीम्ड रिसीव्ड का मतलब भाई बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ना आपका, अगर आपका बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो फिर आगे दिक्कत आएगी, तो अभी मैं आपका बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ। आगे सुनिए सर, डीम टू बी रिसीव्ड का मतलब क्या है सर, कि कई बार गवर्नमेंट का सीधा फंडा है, देखो गवर्नमेंट का बहुत सिंपल सा फंडा है कि जहाँ पे आप सीधे तौर पे हमारे कवर हो रहे हैं टैक्सेशन के अंदर, वहाँ तो हम टैक्स लगा ही देंगे, पर जहाँ पे आप सीधे कवर नहीं होंगे वहाँ पे हम डीम्ड कॉन्सेप्ट लगा के आपको टैक्सेबल कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बोला डीम टू बी रिसीव्ड। कई बार ऐसा होता है कि हमें इनकम मिलती है, जैसे बहुत सिंपल सा एग्जांपल लीजिए, आपकी 10,000 रुपये सैलरी है, उसमें से 1,000 टीडीएस कट जाता है और आपको 9,000 रुपये ही मिलते हैं, ठीक है।
अब आप कहेंगे सर रिसीव्ड इन इंडिया तो 9,000 ही है, तो 9,000 पे टैक्स लीजिए, समझ गए। ये 1,000 तो हमें मिला ही नहीं, पर ये इनडायरेक्टली मिल गया ना आपको। टीडीएस जो कटा वो तो इनडायरेक्टली आपके पैन नंबर में जमा हो गया, फाइनल जब आप टैक्स पे करेंगे तो उसमें एडजस्ट कर सकते हैं, समझ गए। तो इसके लिए इसे क्या नाम दे दिया, डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, ताकि वो इनकम जो आपने कमाई है पर आपको डायरेक्टली नहीं मिली उसको भी टैक्स किया जा सके, इसलिए इसे डीम टू बी रिसीव्ड का नाम दे दिया है। ओके, तो ये था सेक्शन 7। नेक्स्ट आ जाइए सेक्शन 9। सेक्शन 9 बात करता है सर प्लेस ऑफ अक्रूवल, आपने पैसा कमाया कहाँ। तो देखिए 5 हेड है ना हमारे, 5 हेड। तो पहला हेड होता है सैलरी। सैलरी में आप पैसा कहाँ कमाते हैं, जहाँ पे आप जॉब परफॉर्म करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जहाँ पे आप जॉब परफॉर्म करते हैं वहाँ से कमाते हैं। हाउस प्रॉपर्टी में पैसा कहाँ कमाते हैं बताइए, जहाँ भाड़ा मिलता है वहाँ, या जहाँ प्रॉपर्टी है वहाँ। मेरी प्रॉपर्टी कहीं और है, मुझे भाड़ा कहीं और मिलता है, तो बताइए इनकम कहाँ पे मानी जाएगी मेरी, मैंने कहाँ कमाई है। प्रॉपर्टी विदेश में है, भाड़ा इंडिया में मिलता है, तो इनकम कहाँ मानी जाएगी आपके हिसाब से। जल्दी बोलो भाई, इनकम कहाँ मानी जाएगी। अगर मेरी प्रॉपर्टी ऑस्ट्रेलिया में है ऐसा मान लीजिए, और आपने मुझे कहा कि सर हमारे भी रिश्तेदार ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, एक काम करो आपकी प्रॉपर्टी हमें रेंट पे दे दो, आप यहाँ के यहाँ मुझसे किराया ले लिया करो। मैंने कहा ठीक है, अपने बात हो गई, आप मुझे यहाँ पे रेंट दे देते हैं और मेरी प्रॉपर्टी में आपके रिश्तेदार रहने लग गए। तो सवाल ये है कि मैंने वो पैसा कहाँ कमाया, उसका प्लेस ऑफ अक्रूवल क्या होगा। अब इसके बिना तो टैक्स लगा ही नहीं पाओगे ना आप, तो ये आपका क्लियर होना बहुत जरूरी है। यस, जहां पे प्रॉपर्टी सिचुएटेड है वो होगा प्लेस ऑफ अक्रूवल। सेंड छोड़ो, अभी रिसिप्ट की बात ही मत करो। देखो यही मैं आपको थोड़ा क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। रेंट तो इंडिया में मिल रहा है ना सर, हाँ सुनिए, यही मैं आपको क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा। रिसिप्ट इज अदर थिंग, अक्रूवल इज अदर थिंग, हमें दोनों डिसाइड करनी है, ठीक है। इंडिया में मिल रहा है तो हम बोलेंगे रिसीव्ड इन इंडिया, या नो डाउट, पर अराइज इन इंडिया नहीं बोल सकते, अक्रूड इन इंडिया नहीं बोल सकते, क्योंकि प्रॉपर्टी का रीजन कहाँ है, ठीक है, इनकम आने का कारण कहाँ है, सोर्स कहाँ है, वो विदेश में है। तो इनकम अराइज कहाँ हो रही है, फॉरेन में हो रही है। आई बात समझ में। तो यही तो डिसाइड करना है हमें। वरना एक चीज सोचो, इसका मैं थोड़ा रिवर्स करता हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मानिए एक फॉरेनर प्लेयर है, कोई भी ले लो, है ना, कौन सा, रोनाल्डो ले लो, चलो रोनाल्डो ले लो। रोनाल्डो ने इंडिया में बहुत सारी प्रॉपर्टी खरीद ली, ध्यान से सुनिएगा। रोनाल्डो ने इंडिया में बहुत सारी प्रॉपर्टीज परचेज कर ली। अब वो अपनी कंट्री में बैठा है और वहाँ पे एक कंपनी ने उसको कांटेक्ट किया और बोला कि सर हमें पता चला आपकी इंडिया में बहुत सारी प्रॉपर्टी है। बोलता है सर। बोले एक काम करो सर, वो सारी प्रॉपर्टी हमें किराए पे दे दो, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में ही, उसकी कंट्री में ही, होम कंट्री में ही, ठीक है। उसने बोला ले लो, वहीं पे उनका एग्रीमेंट हुआ, उन्होंने वहीं बैठे बैठे इंडिया वाली प्रॉपर्टी किराए पे दे दी। अब सवाल है कि क्या हम उससे टैक्स चार्ज करेंगे या नहीं करेंगे, बताइए, हम उससे टैक्स चार्ज करेंगे या नहीं करेंगे। करेंगे, क्यों, क्योंकि भैया तूने इंडिया में कमाया है। अच्छा कैसे बोल सकते हैं हमने इंडिया में कमाया, वो तो कहेगा साहब मेरा तो अर्जेंटीना में मिला मेरे को भाड़ा। बोले भैया अर्जेंटीना में मिलने से क्या होता है, प्रॉपर्टी तो इंडिया में है ना। तो जहां प्रॉपर्टी होती है वहां पे अक्रूवल होता है। आई बात समझ में। यस, तो प्रॉपर्टी के केस में इनकम वहां अराइज होगी जहां पे प्रॉपर्टी है, ठीक है। आगे चलिए सर, जॉब के बिजनेस के केस में, बिजनेस के केस में इनकम वहां अराइज होती है जहां से आप बिजनेस कर रहे हैं। मैं इंडिया में बैठ के बिजनेस कर रहा हूं, हालांकि मेरा जो माल है वो चाइना, दुबई, हांगकांग सब जगह जाता है, तो भी मेरी इनकम अराइज कहाँ मानी जाएगी, इंडिया में, क्योंकि ऑपरेट कहाँ से कर रहा हूँ, इंडिया से कर रहा हूँ, ठीक है। कैपिटल गेन, कैपिटल गेन में इनकम किस चीज से होती है, असेट को बेचने से होती है। तो असेट को बेचने की बात आई तो अगेन वही पॉइंट है कि जहां पे असेट सिचुएटेड है वहां से इनकम अराइज होगी। अभी जो मेरे पास ऑस्ट्रेलिया में घर था वो मैंने आपको बेच दिया इंडिया में बैठे बैठे, तो भी इनकम अराइज कहाँ मानी जाएगी, ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि असेट कहाँ थी, ऑस्ट्रेलिया में थी। ओके, ठीक है। अदर सोर्स की इनकम, अदर सोर्स की इनकम अराइज कहाँ होती है बताइए। मैंने इंग्लैंड की कंपनी के शेयर खरीद लिए, ध्यान से सुनिएगा, मैंने ऑनलाइन इंग्लैंड की कंपनी के शेयर परचेज कर लिए, ठीक है, ओके। उस कंपनी ने डिविडेंड बांटा, तो मेरे फॉरेन के अकाउंट में डिविडेंड भी उन्होंने क्रेडिट कर दिया। ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ बैठा हूँ, मैंने इंग्लैंड की कंपनी के शेयर खरीदे,
कंपनी ने डिविडेंड दिया और मेरे इंग्लैंड में एक अकाउंट है, मेरा बैंक अकाउंट, उसी में क्रेडिट कर दिया। तो प्लेस ऑफ अक्रूवल क्या है इस केस में? इन्वेस्टमेंट के केस में प्लेस ऑफ अक्रूवल क्या होता है? बता सकते हैं? इन्वेस्टमेंट, मैंने बॉन्ड खरीदे, डिबेंचर खरीदे, शेयर्स खरीदे, उस केस में प्लेस ऑफ अक्रूवल क्या होता है? अब सोचो, ये चीजें अगर आपके क्लियर नहीं है और बहुत आसान सा क्वेश्चन आ जाए, रेजिडेंशियल स्टेटस का क्वेश्चन आ जाए 10 मार्क्स का, तो भी गलत हो जाएगा ना, फिर तो गलत हो ही जाएगा ना। ये कोर्स ज्वाइन करने से पहले क्या आपको ऐसे पता था कि हमें रेजिडेंशियल स्टेटस में भी दिक्कत है या हमें वो भी याद नहीं है, ऐसा पता था? नहीं, आपको लग रहा होगा कि अरे ये तो आता है हमको, इंटर वाला तो आता है हमको, ऐसा लग रहा होगा ना। यस, तो ये दिक्कत है, इसलिए इसको रिवाइज करवाना जरूरी है। प्लेस वेयर द एंटिटी इज रेजिडेंट, नो ऐसा नहीं है, समझ रहे हैं? तो इसको अभी क्लियर कर लीजिए, कोई बात नहीं, पहले का कोई डाउट है कोई दिक्कत नहीं। प्लेस ऑफ इन्वेस्टमेंट, जहां पे हमने इन्वेस्टमेंट किया वहीं पे इनकम अराइज। भाई आप रीजन ढूंढिए, बेसिकली आपको क्या करना है, रीजन ढूंढना है। मुझे इनकम हो रही है, रीजन क्या है? वो कंपनी है ना, और वो कंपनी कहाँ है? इंग्लैंड में। तो फिर इनकम कहाँ अराइज हो रही है? इंग्लैंड में। तो प्लेस ऑफ रीजन, अगर रीजन पकड़ लेंगे तो इनकम का प्लेस भी समझ में आ जाएगा, समझ गए? तो मैंने अगर इंग्लैंड की कंपनी के शेयर खरीदे तो उस शेयर्स में मुझे कुछ भी बेनिफिट हो वो अराइज इन इंग्लैंड ही माना जाएगा, ठीक है? ओके, इसको रिवर्स कर लो। आप क्या इंडिया वाली बातें जल्दी समझ में आती है आपको, विदेश वाली कम समझ में आती है, कैसे? समझिए, एक फॉरेनर ने इंडियन कंपनी के शेयर खरीद लिए, रिलायंस के, सुनिएगा, एक फॉरेनर ने रिलायंस की कंपनी के बहुत सारे शेयर्स खरीद लिए। रिलायंस ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया और उस बंदे को एक अच्छा खासा मोटा अमाउंट डिविडेंड के रूप में मिल गया, ठीक है? वो बंदा यहाँ का रहने वाला नहीं है, इंग्लैंड का रहने वाला, इंग्लैंड में ही रहता है, वहीं से बैठ के उसने रिलायंस के शेयर खरीदे और वहीं पे उसको डिविडेंड भी मिल गया। अब बताइए, उस बंदे से आप टैक्स चार्ज करोगे या नहीं करोगे? करोगे। किस बेसिस पे? सोर्स बेसिस पे, कि भैया तुम्हारी इनकम का सोर्स कहाँ पे है? इंडिया में। तुम्हारी इनकम का सोर्स कहाँ पे है? इंडिया में ना। वो ये बोलेगा ना मैंने इंडिया से कमाया है, तो इंडिया से कमाया तो ला टैक्स दे भाई इंडिया में, समझ गए? तो ये चीज तो हम अभी बोल रहे थे कि हमने इंग्लैंड की कंपनी के शेयर खरीदे, तो हम क्या बोलेंगे, कमाया कहाँ है? इंग्लैंड में, समझ गए? तो अदर सोर्स के अंदर हम इनकम वहां कमाते हैं जहां पे हमने इन्वेस्टमेंट किया है, समझ गए? ओके, हम कहाँ बैठे हैं उससे क्या फर्क पड़ता है, पैसा कहाँ इन्वेस्ट किया उससे फर्क पड़ता है। ओके, ठीक है। इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट का ध्यान रखिएगा कि कई बार क्या होता है, डीम्ड कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है, इसमें भी कई बार डीम्ड कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है। क्यों? सुनिए, उसका भी रीजन बिल्कुल लॉजिकल है। मानिए कि इंडिया की गवर्नमेंट ने एक इंटरव्यू लिया, एक जॉब के लिए इंटरव्यू लिया, इंडियन गवर्नमेंट ने, ध्यान से सुनिएगा, इंडियन गवर्नमेंट ने जॉब के लिए इंटरव्यू लिया, आपका सिलेक्शन हो गया। गवर्नमेंट कहती है कि इस जॉब की जो पोस्टिंग है वो इंडिया में नहीं है, अफ्रीका में मिलेगी। मतलब इंटरव्यू आपको यहीं देना है, एग्जाम आपको यहीं देना है, अगर सेलेक्ट हो जाते हो तो जॉब आपको हम अफ्रीका में देंगे। अब सवाल आया कि सर प्लेस ऑफ अक्रूवल क्या है? तो सिंपल रूल के हिसाब से देखें तो अफ्रीका है, क्या बताना? अगर एज पर सिंपल रूल्स देखें तो प्लेस ऑफ अक्रूवल अफ्रीका है क्या? हाँ, क्योंकि जॉब के केस में जहाँ पे आप जॉब करते हैं वो प्लेस ऑफ अक्रूवल होता है। तो जॉब आप अफ्रीका में कर रहे हैं तो एज पर सिंपल रूल्स आपकी प्लेस ऑफ अक्रूवल क्या है? अफ्रीका है। पर गवर्नमेंट ने देखा ये तो बेवकूफ़ी वाला काम है, हमने तुमको जॉब पे रखा, हमने तुमको अफ्रीका भेजा और तुम कहते हो कि मेरा प्लेस ऑफ अक्रूवल तो अफ्रीका है तो मैं टैक्स नहीं दूंगा इंडिया में। समझ गए? तो बोला गया ये तो गलत बात हो गई भाई, क्या करें? तो इसलिए इसको डीम्ड में डाल दिया। डीम्ड में क्या डाल दिया कि भाई तुम्हारा जो कनेक्शन है, तुम्हारी जो जॉब लगी है वो कहाँ से लगी है, एम्प्लॉयर कहाँ का है? बोलते सब इंडिया का है। तो भाई इंडिया का एम्प्लॉयर है तो फिर इंडिया में कमाया ना तुमने, ठीक है? तो ये क्या मान लिया जाएगा? इंडिया में मान लिया जाएगा। बोलो, बात समझ में आई? ये देखिए, ये रहा सैलरी ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉई हु आर रेंटिंग सर्विस आउटसाइड इंडिया। इंडिया के बहुत सारे लोग बाहर काम कर रहे हैं, अब उनकी अगर सैलरी अपन इंडिया में नहीं मानेंगे तो उनसे तो हम टैक्स ही नहीं ले पाएंगे।
तो इसलिए उनको डीम्ड मान लिया, डीम्ड कर लिया कि भाई ठीक है, नॉर्मल रूल के हिसाब से तुम इंडिया में नहीं कमा रहे हो, पर फिर भी हम मान रहे हैं कि तुम इंडिया में कमा रहे हो। बोलो, बात समझ में आती है? चलिए, तो ये था। अब फाइनली हमारी टेबल पे आ जाइए। अब देखिए, आप अपने आप को, अब आपको मिक्स मत करिए, आप अपने आप को 3 कैटेगरी में बांट लीजिए। एक टाइम पे आप एक ही पर्सन हो सकते हैं, या तो आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट होंगे, या आप नॉन रेजिडेंट होंगे, और या आप नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट होंगे। एक समय पे 2 स्टेटस हो सकते हैं क्या आपके? बताइए, एक पर्टिकुलर ईयर में 2 स्टेटस हो सकते हैं क्या आपके? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। आप दोनों में से एक ही चीज रहेंगे, या रेजिडेंट, या नॉन रेजिडेंट, या नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट, राइट? तो जिस टाइम पे आपका स्टेटस जो है, उस टाइम पे आप सिर्फ उसी के बारे में सोचिए, बाकी स्टेटस के बारे में मत सोचिए। अभी जैसे ही मैं आपको एक ट्रांजेक्शन दूंगा ना, आपके मुंह से जवाब निकलेगा, बिना बोले निकलेगा। देखना, मैं बताता हूँ आपको कैसे, समझिए। कि सर, अगर आप दिल्ली में जॉब करते हैं, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आप दिल्ली में जॉब करते हैं, ठीक है, और आप रेजिडेंट हैं, तो वो उस इनकम की टैक्सेबिलिटी क्या होगी? बताइए। आप दिल्ली में जॉब करते हैं और आप रेजिडेंट हैं, तो उस ट्रांजेक्शन की टैक्सेबिलिटी क्या होगी इंडिया में? बोलो भाई। टैक्सेबिलिटी क्या होगी, ये पूछा है कि वो ट्रांजेक्शन टैक्सेबल होगा या नहीं होगा। ओके, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे अब आपका जवाब ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर रेजिडेंट है तो टैक्सेबल होगा, नॉन रेजिडेंट है तो टैक्सेबल नहीं होगा, नॉन ऑर्डिनरी है तो ये होगा। नहीं, हमने दे दिया ना सीधी स्पेसिफिक सिचुएशन कि रेजिडेंट है, तो आपका जवाब सिर्फ इतना सा होना चाहिए, सर टैक्सेबल है। टैक्सेबल है क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है रेजिडेंट है और दिल्ली में जॉब कर रहा है, ठीक है, समझ गए? तो यहाँ पे हमको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं चलना है कि सर नॉन रेजिडेंट हुआ तो ये होगा, ऑर्डिनरी, उसमें फिर कंफ्यूजन क्रिएट होता है, समझ गए? तो एग्जाम में जब आपसे पूछा जाएगा, तो जनरली आपको एक कैटेगरी दे देगी कि या तो आप इसमें हो, या आप इसमें हो, या आप इसमें हो। अब बताइए हमारी आपकी टोटल इनकम कितनी है? समझ गए? तो सुनिएगा कैसे। अगर आप अगर आप इंडिया में इनकम रिसीव करते हैं, ध्यान से सुन लेना, 3 लाइन में खत्म हो जाएगी ये टेबल। अगर आप इंडिया में रिसीव करते हैं तो टैक्स देना पड़ेगा, चाहे आप कोई भी हो, सिंपल सी बात है। अगर आप इंडिया में पैसा रिसीव करते हैं तो टैक्स देना पड़ेगा, चाहे आप कोई भी हो, दैट्स इट। बोलो, क्लियर है? ठीक है। अगर आप इंडिया में कमाते हो तो टैक्स देना पड़ेगा, चाहे आप कोई भी हो। समझ गए? तो चाहे इंडिया में मिले और चाहे इंडिया में कमाओ, एक भी काम इंडिया में हो गया तो टैक्स देना ही पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं है, ठीक है? अगर आप दोनों ही काम इंडिया में नहीं करते, समझना बात को, आप इंडिया में कमाते हो, मिलता बाहर है, तो भी टैक्स देना पड़ेगा। आप इंडिया में बाहर कमाते हो और इंडिया में मिलता है, तो भी टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि दोनों में से एक काम इंडिया में हो गया है। पर अब हम कहें कि सर दोनों ही काम इंडिया के बाहर हुए हैं, तो दोनों ही काम इंडिया के बाहर हुए हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आपको याद करना है तीसरी पंच लाइन, वो क्या है कि सर ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए सब कुछ टैक्सेबल है। ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए सब कुछ टैक्सेबल है, चाहे कहीं भी कमाए, कैसे भी कमाए, कुछ भी कमाए, ऑर्डिनरी रेजिडेंट को हर इनकम पे टैक्स देना ही देना है। बोलो, इतना करते ही देखो आपकी इतनी टेबल तैयार हो गई, इधर से ये, इधर से ये, सब कुछ रेडी हो गया। बताओ, हो गया? 3 पॉइंट। इंडिया में मिला तो टैक्स देना ही देना है, इंडिया में कमाया तो टैक्स देना ही देना है, और अगर आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो टैक्स देना ही देना है, दैट्स इट। ये 3 लाइन में ये टेबल 95% कवर हो जाएगी आपकी। समझ गए? एंड लास्ट पॉइंट, सर कमाया भी इंडिया के बाहर, मिला भी इंडिया के बाहर, पर जिस बिजनेस से मिला उसका कंट्रोल इंडिया से होता है, तो आपको नॉन ऑर्डिनरी होने पे भी टैक्स देना पड़ेगा, दैट्स इट। बताओ जी, समझ में आई बात? हो सकता है यह टेबल आपने जब पढ़ा होगा, कहीं पे भी किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ा होगा, सेल्फ पढ़ा होगा, तो अलग तरीके से आपने याद की होगी। अगर आपको लगता है कि आपके पहला वाला तरीका ज़्यादा बेटर है, तो आप वो रखिए, उसको चेंज मत कीजिए। और अगर लगता है कि सर पहले का कुछ नहीं किया हुआ, तो ये वाला तरीका लगाइए। इंडिया में मिला, टैक्स लगेगा, इंडिया में कमाया, टैक्स लगेगा, ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, टैक्स लगेगा। लो जी, खत्म। इतनी बात याद रख लो, ओके, डन।
अब ये लास्ट पॉइंट को मैंने देखिए हाईलाइट नहीं किया कि सर अगर पास्ट ईयर का प्रॉफिट है, मानिए कि मैं 5 साल विदेश में था और 5 साल मैंने वहाँ पे खूब पैसा कमाया और अब वो पूरा पैसा मैं इंडिया में लेके आता हूँ, तो क्या मुझे टैक्स देना पड़ेगा? बताइए, तो क्या मुझे टैक्स देना पड़ेगा? तो आंसर इज नो, किसी भी हालत में मुझे टैक्स नहीं देना है। बता सकता है कोई क्यों? कोई बता सकता है भाई क्यों नहीं देना पड़ेगा? ये सबको पता है नहीं देना पर रीजन बता सकते हैं क्यों नहीं देना पड़ेगा? तो सुनिए इसका रीजन क्या है। देखिए, जब आप आज से, सर प्रीवियस ईयर कॉन्सेप्ट नहीं, प्रीवियस ईयर कॉन्सेप्ट नहीं है इसके पीछे, ठीक है, प्रीवियस ईयर कॉन्सेप्ट नहीं है इसके पीछे, इसके पीछे कुछ और कॉन्सेप्ट है। क्या है सुनिए सर, कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जैसे आज एग्रीकल्चर इनकम इंडिया में टैक्स फ्री है, बोलो हाँ या ना? आज एग्रीकल्चर इनकम इंडिया में टैक्स फ्री है, हाँ। तो अब मैं इंडिया की एग्रीकल्चर इनकम, फर्स्ट ईयर की इनकम टैक्सेबल नहीं होती, अच्छा ठीक है, अभी मैं एग्रीकल्चर इनकम कमाता जा रहा हूँ इंडिया में, समझना, पिछले 10 साल से एग्रीकल्चर इनकम कमा रहा हूँ, मेरे पास पैसा इकट्ठा हो गया, ठीक है, ओके। नाउ नाउ अब गवर्नमेंट बोलती है कि एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगेगा, अब से एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगेगा, गवर्नमेंट ऐसा बोलती है। तो बताइए पिछले 10 साल में मैंने जो कमाया है क्या उस पे टैक्स लगेगा? बताओ जल्दी बोलो भाई, पिछले 10 साल में मैंने जो कमाया क्या उस पे टैक्स लगेगा? नो, नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि सर कमाते टाइम टैक्सेबल थोड़ी था, अब हम आगे जो कमाएंगे उस पर टैक्स लगेगा, पर जो आज तक कमा चुके हैं उस पर टैक्स थोड़ी लगेगा, क्योंकि कमाते टाइम उस चीज पे टैक्स था ही नहीं। बोलो लॉजिकल है बात? बताओ लॉजिकल है क्या ये बात? बिल्कुल सर, कि सर सब्सिक्वेंटली टैक्स लगा सकते हैं, रेट्रोस्पेक्टिवली थोड़ी लगाएंगे। तो जब मैंने कमाया तब एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं था, तो अब अगर टैक्स लगाएंगे तो भी मेरे से टैक्स नहीं ले सकते। बोलो बात समझ में आ गई? लॉजिक सही है? ठीक है। वैसे ही समझिए, आप पिछले 5 साल से विदेश में थे, तो बताइए आपका स्टेटस क्या रहा होगा, ऑर्डिनरी, नॉन ऑर्डिनरी या नॉन रेजिडेंट? पहले ये बताओ। आप पिछले 5 साल से विदेश में थे तो आपका 5 साल में स्टेटस क्या रहा होगा? जल्दी बोलो भाई। पिछले 5 साल से आप विदेश में हो तो पिछले 5 साल में आपका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या रहा होगा? नॉन रेजिडेंट, बिल्कुल राइट, नॉन रेजिडेंट। आपने कमाया कहाँ होगा? फॉरेन में। मिला कहाँ होगा? फॉरेन में। तो क्या पिछले 5 साल में आप यहाँ पे कवर हो रहे थे क्या? एक बार चेक करके बताना, ये वाली कैटेगरी में क्या पिछले 5 साल में आप यहाँ कवर हो रहे थे? थर्ड पॉइंट के आखिरी पॉइंट में, टेबल में थर्ड पॉइंट के आखिरी पॉइंट में कवर हो रहे थे क्या? यस सर, यहीं हो रहे थे। और अगर यहाँ पे आप कवर हो रहे थे तो इसका मतलब कमाते टाइम वो इनकम टैक्सेबल थी क्या आपके लिए? बताइए, कमाते टाइम वो इनकम टैक्सेबल थी क्या आपके लिए? नहीं, क्योंकि जब आप कमा रहे थे आप यहाँ थे, नॉन रेजिडेंट थे, और आपने कमाया बाहर, मिला बाहर, इसका मतलब वो इनकम कमाते टाइम आपके इंडिया में टैक्सेबल ही नहीं थी। समझ गए? तो अब लाने पे टैक्स कैसे? सेम चीज हो गई ना, जो मैंने एग्रीकल्चर वाला एग्जांपल दिया वो और ये तो सेम हो गया ना सर कि जब कमाते टाइम टैक्स नहीं था तो लाने पे किस बात का टैक्स? तो इसलिए ये ट्रांजैक्शन टैक्सेबल नहीं होता है। बोलो समझ में आ गई बात? जल्दी बोलिए भाई, यहां तक समझ में आ गया? डन। नाउ नेक्स्ट आ जाइए, डीम्ड रिसिप्ट ऑफ गिफ्ट। ये क्या पॉइंट है इसको थोड़ा सा समझिएगा। ये वैसे बहुत ज़्यादा याद रखने वाली चीज़ नहीं है, पर सुनिएगा। ये 2019 में गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट किया था, उसकी वजह से आया है। देखो क्या होता है। एक फॉरेन कंपनी है, ध्यान से सुनना, एक फॉरेन कंपनी है, उस फॉरेन कंपनी को इंडिया में बिजनेस करना है, ठीक है। एक फॉरेन कंपनी है और उसको इंडिया में बिजनेस करना है। अब इंडिया में बिजनेस करने के लिए वाइट मनी चाहिए होगी, पर उसके पास वाइट मनी नहीं है, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसने इंडिया के कुछ लोगों को ढूंढा, अपने जान पहचान वालों को, और उनसे कुछ अमाउंट गिफ्ट के रूप में ले लिया। ध्यान से देखो,
ठीक है, ध्यान से देखना कि एक फॉरेन कंपनी ने या किसी नॉन रेजिडेंट ने, मानो मैं आपके कोई रिश्तेदार है विदेश रहते हैं, ठीक है, वो इंडिया में कुछ काम करना चाहते हैं। अब काम करने के लिए तो व्हाइट मनी चाहिए होगी, तो उन्होंने क्या किया, आप सबसे 5-5 लाख रुपए का चेक ले लिया गिफ्ट के नाम पे, ठीक है। क्या वो गिफ्ट उनके लिए टैक्सेबल होगा? सोचो, क्या वो गिफ्ट उनके लिए टैक्सेबल होगा? क्योंकि वो है नॉन रेजिडेंट। लिया कहाँ? विदेश में मंगा लिया उन्होंने चेक आपसे, इंडिया में चेक नहीं लिया, फॉरेन में ही चेक मंगा लिया आपसे, ठीक है। कमाया कहाँ? विदेश में मिला, विदेश में ही कमाया। समझ रहे बात को? तो एक नॉन रेजिडेंट ने इंडिया के बहुत सारे लोगों से गिफ्ट के नाम पे चेक ले लिया, तो वो रहने वाला बाहर का नॉन रेजिडेंट, कमाया बाहर, मिला बाहर, तो क्या ये ट्रांजैक्शन उसके लिए नॉन टैक्सेबल है? बताइए, ये ट्रांजैक्शन उसके लिए नॉन टैक्सेबल था क्या? जल्दी बोलो भाई, इतना टाइम मत लगाओ। यस, दोबारा बोल देता हूं मैं, अगर डाउट है तो सुन लीजिए, डाउट मत रखो, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि सर एक नॉन रेजिडेंट पर्सन इंडिया के लोगों को बोलता है कि मुझे गिफ्ट दे दो, एक नॉन रेजिडेंट पर्सन इंडिया के लोगों को बोलता है कि मुझे गिफ्ट दे दो, उनसे सबसे गिफ्ट ले लेता है। अब वो गिफ्ट इस तरीके से लिया कि रिसीव भी बाहर हुआ, अराइज भी बाहर हुआ, और रहने वाला वो नॉन रेजिडेंट है, इसलिए उसको इंडिया में कोई टैक्स नहीं देना पड़ा और उसके पास व्हाइट मनी आ गई। बोलो हाँ या ना? हाँ। जब गवर्नमेंट को पता चला कि ऐसे ब्लैक एंड व्हाइट कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, ऐसे ब्लैक एंड व्हाइट कन्वर्ट हो रहा है, तो ये तो गड़बड़ हो गया। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि अब से अगर ऐसा गिफ्ट दिया जाता है, अब से अगर ऐसा गिफ्ट दिया जाता है, तो उसे हम डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया मान लेंगे। क्या मान लेंगे उसको? डीम टू बी अराइज इन इंडिया, इंडिया में कमाया हुआ मान लेंगे, और जब इंडिया में कमाया हुआ मान लेंगे तो उस पर टैक्स लगा देंगे। बोलो बात समझ में आ गई? जब कमाया हुआ इंडिया में मान लेंगे तो उस पर टैक्स भी लगा देंगे, सिंपल सी बात। बोलो क्लियर है पॉइंट? इसको थ्योरेटिकली पढ़ लेना, कोई डाउट आए तो पूछ लेना, ठीक है। एक प्रैक्टिस सीट में आपको भेजूंगा अभी ग्रुप के अंदर, इसमें एक रेजिडेंशियल स्टेटस का क्वेश्चन है, वो आपको सॉल्व करना है, ठीक है, और नहीं होता तो कल मैं करवाऊंगा। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए।